नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबेर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। पिछले अध्याय में हमने पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। इस अध्याय में हम पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। कॉमरेड के शब्दों में किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले अजैविक, भौतिक, रासायनिक, पर्यावरण तथा पादप, जंतु व सूक्ष्म जीवों का समूह मिलकर पारिस्थितिकी व्यवस्था या पारिस्थितिकी तंत्र की रचना करता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना से तात्पर्य जैविक समुदाय के गठन और अजैविक पदार्थों की मात्रा संबंधी कारकों से है। इस अध्याय में हम ये पढ़ रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना किन से मिलकर होती है। संरचना को जानने के पहले हमें पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा की ओर मुड़ना चाहिए। हमने ये पढ़ा था कि पारिस्थितिकी तंत्र किसी क्षेत्र विशेष के जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक अंतःक्रियाओं से उत्पन्न होने वाला तंत्र है। अर्थात साधारण शब्दों में कहा जाए तो किसी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में मूल रूप से दो प्रकार के घटक सम्मिलित होते हैं। एक होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। इस अध्याय में हम यही अध्ययन करेंगे कि जैविक घटकों में किन किन को रखा जाता है और अजैविक घटकों में किन किन को रखा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न पादप व जंतु जातियां, संख्या, वितरण भार, पोषक तत्व, जल, वायु, तापक्रम आदि को सम्मिलित किया जाता है। यह आपके सामने जो फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है, इस फ्लो चार्ट के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों को बताया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र मूल रूप से आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि किसी क्षेत्र विशेष के जैविक घटकों और उस क्षेत्र विशेष के अजैविक घटकों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं से बनने वाला तंत्र होता है। तो मूल रूप से पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में जो पहले दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। आगे चल के अध्ययन की दृष्टि से हम जैविक घटक को स्वपोषी घटकों और परपोषी घटकों में बांट देते हैं, जबकि अजैविक घटकों को हम अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और जलवायु के तत्वों में विभाजित करते हैं। जैविक घटकों के अंदर स्वयंपोषिक और परपोषी। स्वयंपोषी से क्या तात्पर्य है, जैसा कि आप इस शब्द के शाब्दिक अर्थ से समझ तक सकते हैं। स्वयंपोषी अर्थात जो स्वयं अपना पोषण करते हैं। पोषण से यहां तात्पर्य पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन से है, अर्थात ऐसे जीव जो स्वयं अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, अपने लिए स्वयं पोषण की व्यवस्था करते हैं। ऐसे जीवों को हम पारिस्थितिकी तंत्र में स्वयं पोषी के नाम से जानेंगे। दूसरा होता है परपोषी। परपोषी से तात्पर्य वे जीव जो अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अपने लिए स्वयं पोषण का प्रबंधन स्वयं नहीं कर सकते। ऐसे जीवों को हम परपोषी जीव कहेंगे। परपोषी जीवों को भी आगे चलकर हमने दो श्रेणियों में रखा है। एक होता है उपभोक्ता और दूसरे होते हैं अपघटक। उपभोक्ता से क्या तात्पर्य? उपभोक्ता से यह तात्पर्य है कि वे परपोषी जीव उत्पादकों से या अन्य जीवों से किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यहां पे हमने उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में रखा। पहले होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ताओं से तात्पर्य वे उपभोक्ता जो सीधे ही उत्पादकों अर्थात स्वयं पोषी जीवों जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनसे अपना भोजन सीधे ही प्राप्त करते हैं, उनको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अर्थात वे उपभोक्ता जिनका सीधा संबंध होता है उत्पादकों से, उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता वे उपभोक्ता जिनका सीधा संबंध नहीं होता उत्पादकों से, वे किसी और अन्य माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात ऐसे जीव जो कि अपना भोजन प्राप्त करने के लिए सीधे तौर पर उत्पादकों पर निर्भर ना होकर प्राथमिक जीवों पर निर्भर होते हैं। इनके उदाहरण देकर मैं अभी आपको समझाऊंगा। और इसके बाद आता है तृतीयक उपभोक्ता। ऐसे उपभोक्ता जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए सीधे रूप से उत्पादकों पर तो निर्भर नहीं होते, पर वो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं, द्वितीय उपभोक्ताओं से प्राप्त कर लेते हैं। इसका उदाहरण हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि एक पारिस्थितिकी तंत्र है। अब पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब किसी क्षेत्र विशेष में अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीव कौन से होंगे? उस क्षेत्र में पाए जाने वाले हरे पेड़ पौधे या वनस्पति, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वनस्पति के अंदर
पर्णहरित पाया जाता है और पर्णहरित के द्वारा वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इस क्रिया के दौरान वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये होते हैं किसी भी एक पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक। अब इन उत्पादकों से सीधे ही अपना भोजन कौन प्राप्त करता है? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के शाकाहारी जीव जो कि घास फूस या वनस्पति को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, हम उसे प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। अब उस पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर द्वितीयक उपभोक्ता वे जीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर तो निर्भर नहीं होते, अर्थात वे जीव जो शाकाहारी तो नहीं होते पर मांसाहारी होते हैं, और मांसाहारी जीव जो कि प्राथमिक उत्पादकों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा छोटे मांसाहारी जीव। छोटे मांसाहारी जीवों में आपने देख लिया जैसे कि मेंढक होता है। मेंढक शाकाहारी जीवों को, टिड्डी को, जैसे मेंढक टिड्डी को खा लेता है, छुपकली टिड्डी को खा लेती है, ये एक छोटे मांसाहारी जीव है। जबकि तृतीयक उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों को भी खाते हैं और छोटे मांसाहारी जीवों को भी खा लेते हैं। जैसे कि आपने देखा शेर हो सकता है जो कि शाकाहारी जीवों को, हिरण को भी खाता है, भैंसे को भी खा सकता है। इसके अलावा द्वितीयक उपभोक्ता जो कि छोटे मांसाहारी जीव हैं, चाहे उसमें लोमड़ी हो या लकड़बग्गा हो, उस प्रकार के जीवों का भी शेर शिकार कर लेता है। जैसे तृतीयक उपभोक्ता में हम बाज को रखते हैं। अब बाज क्या करता है? चूहे को भी खा सकता है। चूहे को सांप खाता है तो बाज सांप को भी खा सकता है। अर्थात तृतीयक उपभोक्ता, ये जो तृतीयक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में चूहे का भी शिकार करके खा सकता है, और फिर ये द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में चूहे का शिकार करने वाले सांप को भी ये तृतीयक उपभोक्ता बाज खा सकता है और अपना भोजन प्राप्त करता है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना दो प्रकार के घटकों से होती है, जैविक घटक और अजैविक घटक, जैसा कि अभी हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा। जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट्स, इसमें सभी जीवधारियों को सम्मिलित किया जाता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जंतु एवं पादप समुदाय साथ साथ रहते हैं जो कि किसी न किसी प्रकार से परस्पर संबंधित होते हैं। लिंडनमैन ने इस संबंध में 1942 में अपनी संकल्पना प्रस्तुत करते हुए बताया कि विभिन्न प्रकार के जीवों के परस्पर संबंध का आधार भोजन होता है। लिंडनमैन ये मानते हैं कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, पर इनके संबंध का जो आधार होता है वो क्या होता है? भोजन होता है। भोजन के द्वारा ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उपभोक्ता उत्पादकों से संबंधित होते हैं। किस आधार पर संबंधित होते हैं? उपभोक्ता उत्पादकों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और उपभोक्ताओं के अंदर भी आपने देखा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ये भी आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनका संबंध भी भोजन के आधार पर ही होता है। द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तृतीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो लिंडनमैन के अनुसार किसी पारिस्थितिकी तंत्र में यदि जीवों का कोई संबंध होता है तो वो भोजन के आधार पर होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक उसकी पोषक संरचना को दर्शाते हैं। पोषण संबंधों की दृष्टि से जैविक घटकों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्वयंपोषी घटक या उत्पादक, अर्थात ऐसे जीव जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको हम स्वयंपोषी जीव या उत्पादक कहते हैं। ऐसे जीवधारी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने पोषण हेतु भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वयंपोषी कहलाते हैं। हरे पेड़ पौधे तथा प्रकाश संश्लेषी व रसायन संश्लेषी जीवाणुओं में ये क्षमता पाई जाती है। अपवाद स्वरूप कुछ जीवाणु व शैवाल प्रकाश के बिना भी अपना भोजन बना सकते हैं। हम हमेशा ये नहीं कहेंगे कि वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं वही स्वयं पोषी होते हैं। प्रकृति में देखा गया है कुछ ऐसे शैवाल व जीवाणु पाए गए हैं जो कि अपना भोजन बिना प्रकाश की सहायता से स्वयं बना लेते हैं। तो ऐसे जीवों को भी हम किसी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर स्वयं पोषी के वर्ग में सम्मिलित करेंगे। स्वयंपोषी घटकों को उत्पादक भी कहा जाता है क्योंकि ये विभिन्न जीव जंतुओं द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर सभी जीवों का संबंध
भोजन के आधार पर होता है। अब जब स्वयंपोषी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तो जो उपभोक्ता हैं वो इन पर निर्भर होते हैं और इनको खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरे आते हैं परपोषी या उपभोक्ता। इसके अंतर्गत वे सभी जीव सम्मिलित किए जाते हैं जो भोजन के लिए पादपों व अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। ये अपने पोषण के लिए उत्पादकों द्वारा संश्लेषित भोजन का उपयोग करते हैं, इसलिए इन्हें उपभोक्ता कहा जाता है, क्योंकि ये स्वयं कुछ उत्पादन नहीं कर रहे हैं बल्कि पहले से उत्पादित हुए हुए भोजन को ये ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए इनको उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ताओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जीव। इसमें सभी शाकाहारी जीवों को सम्मिलित किया जाता है जो अपने पोषण के लिए हरे पौधों अर्थात उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। इसके अंदर गाय, भैंस, बकरी, हिरण, खरगोश, टिड्डी, चूहा, छछूंदर, अन्य प्रकार के बहुत सारे प्रकार के जो भी शाकाहारी जीव हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, जो भी शाकाहारी जीव हैं जो सीधे अपना भोजन उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। पौधों में संचित ऊर्जा के प्रथम उपभोक्ता होने के कारण इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का संपूर्ण जीवन इन्हीं शाकाहारियों की उपस्थिति के कारण होता है। अब देखिए, ये जो बात है कि पारिस्थितिकी तंत्र का संपूर्ण जीवन इन्हीं शाकाहारियों की उपस्थिति के कारण होता है, ऐसा क्यों? अब देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों को हमने 2 भागों में बांटा। पहला भाग है उत्पादक या स्वयंपोषी जीव। स्वयंपोषी वे जीव जिन्होंने अपना भोजन स्वयं बना लिया, और हरे पादप, पेड़ पौधे, वो सारे स्वयंपोषी जीव हो गए। ये पारिस्थितिकी तंत्र का एक विशेष स्तर हुआ। इसके बाद जो स्तर आता है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र एक चक्र के रूप में चलता है, जहां से शुरू हुआ वहां से पूरा चलेगा, फिर खत्म होकर वापस वहां पहुंच जाएगा। पर पेड़ पौधों में जो भोजन संरक्षित हुआ है, जो ऊर्जा भोजन के रूप में उसमें संचित हुई है, अब वो आगे कैसे जाएगी, आगे जीवों में कैसे जाएगी, उसको ले जाने के लिए शाकाहारी जीव जो कि इन पेड़ पौधों को खा सकते हैं, उनमें ये ऊर्जा चली जाती है, और वहां से ये ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य स्तरों में, चाहे द्वितीयक उपभोक्ताओं में, द्वितीयक उपभोक्ताओं से तृतीयक उपभोक्ताओं में, और तृतीयक उपभोक्ताओं से अपघटकों में, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक स्तर में मृत्यु होने पर अपघटक वहां पर काम करने आ जाते हैं। इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में। पर हम ये जाने कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो कड़ी का कार्य करते हैं, अर्थात उत्पादकों व उपभोक्ताओं में यदि कोई कड़ी का कार्य करता है, उत्पादक और उपभोक्ताओं को यदि कोई जोड़ता है, तो वो शाकाहारी जीव होते हैं। शाकाहारी जीवों के अंदर हम छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़ा से बड़ा जीव को सम्मिलित करते हैं। चाहे हम इसमें एक छोटी सी टिड्डी को सम्मिलित करें, या बड़े से बड़े जीव भैंसे को सम्मिलित करें, हाथी को सम्मिलित करें, शाकाहारी जीवों को इसमें हम सम्मिलित करते हैं। इसीलिए एल्टन ने इन प्राणियों को मुख्य उद्योग प्राणी कहा है। आप याद रखें, कई बार परीक्षा में इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य उद्योग प्राणी किसे कहा गया है। तो आप ध्यान रखें, प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जीव। द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी जीव। खास तौर से द्वितीयक उपभोक्ताओं में हम छोटे मांसाहारी जीवों को सम्मिलित करेंगे। ऐसे मांसाहारी जीव जो आकार में छोटे होते हैं, जैसे कि हम सांप देख लेते हैं, मेंढक देख लेते हैं, ये छिपकली देख लेते हैं। ये छोटे मांसाहारी जीव होते हैं जिन्हें हम किसी पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। इनमें वे मांसाहारी जीव सम्मिलित किए जाते हैं जो शाकाहारी जंतुओं या प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इसके अंदर खास तौर से लोमड़ी और मेंढक जैसे जीवों को सम्मिलित किया जाता है। शेर और चीता जैसे जीव तृतीयक उपभोक्ताओं में सम्मिलित किए जाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता तथा द्वितीयक उपभोक्ता को वृहत उपभोक्ता या परपोषित प्राणी भी कहा जाता है। तृतीयक उपभोक्ता या मांसाहारी जीव, ऐसे मांसाहारी जीव जो कि प्राथमिक उपभोक्ताओं को भी अपना भोजन बना लेते हैं और द्वितीयक उपभोक्ताओं को भी अपना भोजन बना लेते हैं, उन्हें किसी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के रूप में रखा जाता है, और इन्हें खासतौर से बड़े मांसाहारी जीवों के रूप में जाना जाता है।
तीसरी श्रेणी के उपभोक्ताओं में वे मांसाहारी जीव आते हैं जो कि दूसरे मांसाहारी जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अंदर मूल रूप से जैसे शेर है, बाज है, इस प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया जाता है। अब घटक, इन्हें सूक्ष्म उपभोक्ता भी कहते हैं। इनमें जीवाणु, कवक, एक्टिनोमाइटीज आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये विभिन्न श्रेणी के जीवों के मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण अकार्बनिक या भौतिक तत्वों में विघटित कर देते हैं। अपघटक क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, अपघटक मतलब किसी भी जैविक पदार्थ का अपघटन करने वाले जीव। अब जैविक पदार्थ का अपघटन करने वाले जीव ये विभिन्न प्रकार के जीवाणु हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज हो सकते हैं। ये एक श्रेणी है विभिन्न प्रकार के छोटे अपघटक जीवों की, जो कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के किसी भी स्तर में जीवों के मृत होने पर उनके शरीर का अपघटन कर देते हैं। और जब जैविक तत्वों का अपघटन होता है तो जो उनसे तत्व मुक्त होते हैं वो मूल रूप से अकार्बनिक पदार्थों के रूप में मुक्त होते हैं, भौतिक पदार्थों के रूप में मुक्त होते हैं। क्योंकि आप ये जानते हैं अधिकांशतः जो भी जैविक तत्व बनते हैं, चाहे वो हमारा शरीर बना हुआ हो, उसमें भी मूल रूप से अकार्बनिक पदार्थों का ही समावेश होता है। हम भी ये कहते हैं कि भाई आज हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई। हम ये जानते हैं कैल्शियम और आयरन वास्तव में एक खनिज है और इन्हीं से हमारे शरीर का निर्माण होता है। जब पारिस्थितिकी तंत्र में किसी भी स्तर में, चाहे वो उत्पादक हो अर्थात हरे पेड़ पौधे हों या प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता हो, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो इस प्रकार के अपघटक जीव उनके शरीर का विघटन व वियोजन कर देते हैं, जिसके पश्चात ये जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल अकार्बनिक पदार्थों के रूप में वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। वातावरण में मुक्त होकर ये मृदा में मिल जाते हैं और मृदा में मिलकर पोषक तत्वों के रूप में ये फिर से उत्पादकों तक पहुंच जाते हैं। हम ये कहते हैं ना कि पेड़ पौधों के विकास के लिए मृदा के अंदर पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, चाहे वो नाइट्रोजन जैसे तत्व हो, फास्फोरस जैसे तत्व हो, सल्फर जैसे तत्व हो। इस प्रकार के तत्व कहां से आते हैं? जैविक पदार्थों के अपघटन से पुनः इस प्रकार के तत्व वातावरण में मिल जाते हैं और ये पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को एक चक्रीय रूप में चलाते रहते हैं। तो अपघटक पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक स्तर में जीवों की मृत्यु होने के पश्चात अपना कार्य करते हैं। और क्या कार्य करते हैं? ये जैविक पदार्थों का अपघटन करते हैं। अपघटन के पश्चात जो पदार्थ निकलकर सामने आते हैं वो भौतिक तत्वों के रूप में होते हैं, अर्थात मूलतः वो सभी अकार्बनिक पदार्थों के रूप में होते हैं। इन सरल पदार्थों को वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार ये साधारण भौतिक तत्व फिर से वायुमंडल व मृदा में मिल जाते हैं तथा पुनः उत्पादकों तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उत्पादक इनका उपयोग करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं के अंदर कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान किसी भी हरे पेड़ पौधे को मृदा से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है व साथ ही सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब कभी भी मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है तो वहां के उत्पादक इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं कर पाते। वहां के उत्पादकों की वृद्धि नहीं होने का कारण है वो अपने भोजन का संचय नहीं कर पा रहे हैं। अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि वहां की मृदा के अंदर कितनी उत्पादक क्षमता है, वहां की मृदा के अंदर कितनी उर्वरा शक्ति है। और इस प्रकार की उर्वरा शक्ति कहां से आती है? जब हम ये देखते हैं कि उस मृदा के अंदर अकार्बनिक पदार्थ, खास तौर से मृदा के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, चाहे वो पोटाश हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो फास्फोरस हो, ये अपघटक जीव जैविक घटकों का अपघटन कर पुनः वातावरण में विमुक्त कर देते हैं। उपरोक्त उपभोक्ताओं के अतिरिक्त परजीवी, मृत जीवी, अपमार्जक को भी उपभोक्ताओं की श्रेणियों में रखा जाता है। परजीवी से तात्पर्य ऐसे जीव जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, उन्हें हम परजीवी जीव कहते हैं। अब परजीवी जीवों का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं और हम सब इनसे बहुत अच्छे से वाकिफ है कि भाई परजीवी जीव क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार सर में जुएं पड़ जाती हैं। वास्तव में जुएं क्या है? एक प्रकार का परजीवी जीव है जो कि हमारे शरीर पर रहता है और अपना भोजन प्राप्त करता है, तो वो एक परजीवी जीव। मृत जीवी जीव ऐसे जीव जो कि मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको अपघटकों में बताया था, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया है, कवक है और अन्य प्रकार के छोटे जीव जो कि मृत
जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अपमार्जक, अपमार्जक से तात्पर्य क्या होता है? अपमार्जक या स्कैवेंजर्स, इसके अंदर खास तौर से हम मांसाहारी जीवों को सम्मिलित करते हैं, और ये अपमार्जक शाकाहारी जीवों का या छोटे मांसाहारी जीवों का, अन्य जीवों का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अपमार्जक मृत जीवों से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए इनको स्कैवेंजर्स कहा जाता है। परजीवी पादप व जंतु विभिन्न जीवों के सजीव ऊतकों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि मृत जीवी तथा अपमार्जक मृत पादप व जंतु से प्राप्त कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आज के अध्याय में हमने पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों के बारे में पढ़ा, और हमने ये जाना कि पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना मूल रूप से दो घटकों से होती है। एक होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। इस अध्याय में हमने खास तौर से पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों का अध्ययन किया। इसी संदर्भ में आप लोगों को यह असाइनमेंट दिया जा रहा है। इस असाइनमेंट को आप अवश्य करें और करके अपने नोट्स में जरूर लिखें। परीक्षा में इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को मूल रूप से कौन कौन से घटक होते हैं? आपको अध्याय की शुरुआत में ही इसका जवाब मिल जाएगा। जैविक घटक कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है, और आपको इस अध्याय में विस्तृत रूप से इसकी जानकारी मिल जाएगी। पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ताओं पर एक लेख लिखिए। उपभोक्ताओं पर एक लेख के रूप में इस प्रश्न को आप लघुतरात्मक प्रश्न के रूप में लिखेंगे, जिसकी शब्द सीमा 200 शब्द होगी। और जैविक घटक कितने प्रकार के होते हैं, इसकी शब्द सीमा भी आप लगभग 200 शब्द रखें। ये वाला जो प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में मूल रूप से कौन कौन से घटक होते हैं, इसकी शब्द सीमा 20 शब्द है। ये एक अति लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। इसके पश्चात हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों का अध्ययन करेंगे।